हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट सीनिक अकेडमी। आज हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में जो हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये हमारा 1 फरवरी 2023 का पेपर है। इससे पहले मैंने इसमें प्रीवियस ईयर के काफ़ी पेपर करा दिए, ना देखे हो तो देख लीजिएगा। हमारा हिंदी का प्रीवियस ईयर का पेपर है सीटेट एग्जाम का, ठीक है। हमने कल CD पे करा दी थी, ना देखी तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले हमारा गद्यांश आता है, तो हम चलिए उसको पढ़कर भी उसके जो प्रश्न पूछे गए उसके आंसर देंगे। हमारा गद्यांश कह रहा है कि बात 20वीं सदी की शुरुआत की है। दक्षिण भारत के एक विद्यालय में गणित की कक्षा चल रही थी। अध्यापक विद्यार्थियों को भाग देने की विधि समझा रहे थे। यानी कि बहुत सदी पहले, यानी कि 20वीं सदी की शुरुआत की बात यह है कि हमारे दक्षिण भारत में एक जो विद्यालय है वहाँ मैथमेटिक्स यानी कि गणित की क्लास चल रही थी, और जो अध्यापक थे वह विद्यार्थियों को कैसे भाग दिया जाता है इसकी विधि समझा रहे थे। तब अध्यापक ने बताया कि अगर 4 आम को 4 बालकों में बांटा जाए तो प्रत्येक को एक आम मिलेगा। मतलब उन्होंने कहा कि जो 4 बालक हैं उनको हम 4 आम बांटेंगे तो हर एक बालक को कितने आम मिलेंगे? 1 आम मिलेगा। इसी तरह में अगर 10 आमों को 10 व्यक्तियों में विभाजित किया जाए तो प्रत्येक को 1 आम मिलेगा। ऐसे ही मैं 10 व्यक्तियों को 10 आम दूँ तो प्रत्येक को 1 आम मिलेगा। आगे वह बोले, अगर किसी संख्या का उसी संख्या से भाग किया जाए तो भागफल हमेशा 1 ही होता है। कक्षा के एक मेधावी छात्र को इस सूत्र की गलती समझ में आ गई। उसने पूछा, महोदय, अगर 0 आमों को 0 व्यक्तियों में बांटा जाए तो क्या प्रत्येक को 1 आम मिलेगा? इस असाधारण प्रश्न को सुनते ही अध्यापक कुछ विचलित से हुए। वे डांट कर बोले, 0 का कोई मान नहीं होता। विद्यार्थी ने आत्मविश्वास के साथ कहा, महोदय, 0 का मान होता है। अगर 2 के दाईं ओर हम एक 0 रख दें तो 20 हो जाता है। इसी में एक और 0 बढ़ा दें तो 200 हो जाता है। ये विद्यार्थी आधुनिक युग में भारत का सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ कहलाया। तो ये हमारी थी व्याख्या। इससे रिलेटेड कुछ पूछे जाएंगे प्रश्न, वही आपको बताने हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, विद्यार्थियों को कौन सी प्रक्रिया समझा रहे थे? ऑप्शन ए है जोड़ की प्रक्रिया, ऑप्शन बी है घटा की प्रक्रिया, ऑप्शन सी है भाग की प्रक्रिया, ऑप्शन डी है गुणा करने की प्रक्रिया। तो मैंने अभी आपको ये जो था, अब मैंने आपको एक गद्यांश पढ़कर सुनाया था, तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग करने की प्रक्रिया। जो मास्टर साहब थे वो बच्चों को क्या पढ़ा रहे थे? वो भाग करने की प्रक्रिया समझा रहे थे, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इस गद्यांश में भारत के किस क्षेत्र के विद्यालय का प्रसंग है? मतलब हमने जो आपको गद्यांश पढ़ाया इसमें बताया गया था कि भारत के कौन सा भाग था, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उसका ये प्रसंग था। तो ऑप्शन ए उत्तर भारत, ऑप्शन बी है दक्षिण भारत, ऑप्शन सी है पूर्वी भारत, ऑप्शन डी है पश्चिमी भारत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिणी भारत। ये किसका प्रसंग था? ये दक्षिणी भारत का प्रसंग था, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारी व्याख्या कह रही है कि उपयुक्त गद्यांश में भारत के दक्षिणी भारत क्षेत्र के एक विद्यालय में गणित की कक्षा का प्रसंग था। हाँ, मैथमेटिक्स की क्लास चल रही थी और वही का प्रसंग था। और कहाँ का भारत था? दक्षिणी भारत का था। उसने पहले ही बता दिया था। अच्छे से व्याख्या पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि गद्यांश के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मतलब ये जो रिक्त स्थान है इसकी पूर्ति करनी है गद्यांश के आधार पर। अगर 10 आमों को 10 व्यक्तियों में डैश किया जाए तो प्रत्येक को कितने आम मिलेंगे? तो प्रत्येक तो 1 आम मिलेगा। ऑप्शन ए है विभाजित, ऑप्शन बी है वर्गीकृत, ऑप्शन सी है विकसित और ऑप्शन डी है वर्णित। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विभाजित। अगर 10 आमों को 10 व्यक्तियों में हम विभाजित करेंगे तो प्रत्येक को कितने आम मिलेंगे? 1 आम मिलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि छात्र का प्रश्न सुनकर अध्यापक की क्या प्रतिक्रिया थी? यानी छात्र ने जो क्वेश्चन किया था उसको सुनकर टीचर ने क्या किया था, क्या अपनी प्रतिक्रिया दी थी? ऑप्शन ए है अध्यापक बहुत प्रसन्न हुए, ऑप्शन बी है अध्यापक बहुत निराश हुए, ऑप्शन सी था अध्यापक कुछ विचलित से हुए, ऑप्शन डी था अध्यापक कुछ क्रोधित से हुए। हमने देखा था ना कि अध्यापक क्या हो गए थे, थोड़े से विचलित हो गए थे। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये हमारा गद्यांश बहुत ज़्यादा ईजी होता है क्योंकि सारे क्वेश्चन हमें कहाँ मिल जाते हैं? गद्यांश में ही मिल जाते हैं। हमें अच्छे से पढ़ना होता है।
अगला कह रहा है कि अध्यापक ने विद्यार्थी को क्या उत्तर दिया। ऑप्शन ए है शून्य जैसी कोई अवधारणा नहीं है। ऑप्शन बी है शून्य का कोई मान नहीं होता। ऑप्शन सी है शून्य का शून्य से विभाजन हो सकता है। और ऑप्शन डी था कि शून्य को गिनती में नहीं रखा जा सकता। तो अध्यापक ने विद्यार्थी से क्या कहा था कि शून्य का कोई मान नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि शून्य का कोई मान नहीं होता। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छात्र को अध्यापक से प्रश्न पूछने की आवश्यकता हुई क्योंकि। ऑप्शन ए का कि छात्र को प्रश्न करने की आदत थी। ऑप्शन बी है कि छात्र को अध्यापक की बात समझ नहीं आ रही थी। ऑप्शन सी है से अध्यापक ने छात्र को प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित किया। और ऑप्शन डी था कि छात्र को अध्यापक के बनाए सूत्र में गलती नजर आई थी। तो हमने क्या देखा था, जो हमारा स्टूडेंट था उसको अध्यापक के बनाए सूत्र थे उसमें गलती नजर आई थी, इसलिए उसने प्रश्न किया था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार छात्र को अध्यापक से प्रश्न पूछने की आवश्यकता क्यों हुई थी? क्योंकि छात्र को अध्यापक के बनाए सूत्र में क्या नजर आई थी? मिस्टेक नजर आई थी। ठीक है, सातवां का हो रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भिन्न है। ऑप्शन ए है सर्वश्रेष्ठ, ऑप्शन बी है विद्यार्थी, ऑप्शन सी है मेधावी और ऑप्शन डी है असाधारण। तो सर्वश्रेष्ठ, मेधावी और असाधारण एक जैसे ही होते हैं, लेकिन विद्यार्थी डिफरेंट हो जाएगा। तो 7 का ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालय का संधि विच्छेद बहुत ही ज़्यादा ईजी है पर इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो बताइए। ऑप्शन ए है विद्या प्लस आले, ऑप्शन बी है विद्ध प्लस आले, ऑप्शन सी है विद्या प्लस आले, ऑप्शन डी है विद्ध प्लस आले। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है विद्या प्लस आले। और यहाँ पे दीर्घ संधि है, यहाँ विद्या प्लस आले आ मिलकर बड़ा आ हो गया है, इसलिए विद्या प्लस आले और यहाँ पे दीर्घ संधि है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा व्याख्या कह रही है कि विद्यालय का सही संधि विच्छेद होगा विद्या प्लस आले और यहाँ पे दीर्घ संधि होगी। दीर्घ संधि की परिभाषा और उदाहरण, दो शब्दों के मेल के दौरान जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण किसी अमुक स्वर का ही लघु या दीर्घ रूप हो तो द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण उसी अमुक स्वर का ही दीर्घ स्वर उच्चारित हो तो वहाँ पे दीर्घ संधि होती है। जैसे कि धर्मार्थ में धर्म प्लस अर्थ और स्वार्थी में स्व प्लस आर्थी। ठीक है, और मतानुसार में मत प्लस अनुसार। आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन कह रहा है कि आत्मविश्वास का समास विग्रह है। ऑप्शन ए है आत्मा और विश्वास, ऑप्शन बी है आत्मा से विश्वास, ऑप्शन सी है आत्मा का विश्वास और ऑप्शन डी है आत्मा पर विश्वास। सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी आत्मा पर विश्वास। आत्मविश्वास मतलब हमारी अपनी आत्मा पर विश्वास। ठीक है, वो कहते हैं उन्होंने आत्मविश्वास है, उन्होंने अपनी आत्मा पर विश्वास है। हमारी व्याख्या कह रही है कि आत्मविश्वास का समास विग्रह आत्मा पर विश्वास होगा। आत्मविश्वास अर्थात आत्मा पर विश्वास, इस शब्द में पर विभक्ति का लोप होने के कारण अधिकरण तत्पुरुष समास है। यहाँ पे क्या है? अधिकरण तत्पुरुष समास। आत्मविश्वास का अर्थ है कि अपनी शक्ति और योग्यता पर विश्वास, किस पर? हमारी स्वयं की जो शक्ति होती है उस पर हमें अपनी योग्यता और क्षमता पर विश्वास होना। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो वहाँ पे क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। तो पूछ लेता है तत्पुरुष समास में क्या होता है, तो वह समास जिसमें पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास होता है। अब हमारा क्या आ गया है? काव्यांश आ गया है। हमारे टोटल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे सीटेट एग्जाम में हिंदी के, जिसमें से 15 इसकी पेडागोजी के होंगे और 15 इसके सब्जेक्टिव होंगे, जिसमें 5 नंबर का गद्यांश, 5 नंबर का पद्यांश और 5 नंबर की हमारी हिंदी आएगी। ठीक है, काव्यांश कह रहा है, हमारा अगला कह रहा है कि काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं और उसके लिए में सही विकल्प को चुनना है। ठीक है, तो हमारा काव्यांश कह रहा है कि यथा समय मुकुलित हो, यथा समय पुष्पित हो, यथा समय फल दे आम और जामुन, लीची और कटहल, लीची और कटहल। तो फिर मैं ही बांझ रहूं, मैं ही ना दे पाऊं परिणत प्रज्ञा का अपना फल, ये कैसे होगा? यह क्यों कर होगा? सलिल को सुधा बनाए तटबंध, धारा को मुदित करे नियंत्रित नदियाँ। तो फिर मैं ही रहूं निर्वेद, मैं ही रहूं अनियंत्रित। और ऊपर दिया गया जो काव्यांश था उसमें हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको आंसर देने हैं। तो हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि काव्यांश में किन फलों के पुष्पित होने की बात कही गई है। हमने जो भी काव्यांश पढ़ा उसमें वो कौन सा था फल?
जिसको पुष्पित होने की बात कही गई थी। ऑप्शन ए है आम, लीची, पपीता। ऑप्शन बी है आम, सहतूत, कटहल। ऑप्शन सी है आम, जामुन, लीची और ऑप्शन डी है आम, कटहल, सेब। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, देख लीजिए कौन से थे, आम, जामुन, लीची और कटहल। ठीक है, आपको व्याख्या देखकर चलनी है कि आम, जामुन, लीची और कटहल। तो देखिए इसमें आम, लीची नहीं था, इसमें देखो सहतूत नहीं था, इसमें सेब नहीं था, तो आम, जामुन, लीची, ठीक है, और कटहल ये थे हमारे। तो इसीलिए ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि कवि द्वारा स्वयं किस फल को देने की बात कही गई है, यानी कवि के द्वारा स्वयं वो कौन सा फल था जिसको देने की बात कही गई थी। ऑप्शन ए है योम क्षेम का फल। ऑप्शन बी है भावनाओं का फल। ऑप्शन सी है आशाओं का फल और ऑप्शन डी है बुद्धि और प्रतिभा का फल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुद्धि और प्रतिभा का फल। कवि द्वारा स्वयं जो है वो बुद्धि और प्रतिभा का फल देने की बात कही थी। ठीक है, 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि किन पत्तियों के माध्यम से कवि के आश्चर्य भाव का पता चलता है। ऑप्शन ए यह क्यों कर रहा होगा। ऑप्शन बी यथा समय पुष्पित हो। ऑप्शन सी मैं ही ना दे पाऊँ। ऑप्शन डी तो फिर मैं ही बांझ रहूं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तो फिर मैं ही बांझ रहूं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि के आश्चर्य भाव का पता चलता है। ठीक है, हमारा 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के आनंदित करने में किसका योगदान है। ऑप्शन ए है नदियों का। ऑप्शन बी है मिट्टी का। ऑप्शन सी है बुद्धि का। ऑप्शन डी है मनुष्य का। तो पृथ्वी को आनंदित करने में किसका योगदान था, नदियों का। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारी व्याख्या कह रही थी क्योंकि इसमें हमारा काव्यांश कह रहा था कि सलिल को सुधा बनाए, तटबंध धारा को मुदित करे नियंत्रित नदियाँ। ठीक है, आगे हमारा 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि किन पंक्तियों में सृजन का भाव झलकता है। ऑप्शन में है आम और जामुन, लीची और कटहल। ऑप्शन बी है तो फिर मैं ही बांझ रहूं। ऑप्शन सी है यथा समय पुष्पित हो और ऑप्शन डी है ये कैसे होगा। तो सृजन का भाव किस में झलकता है कि यथा समय पुष्पित हो। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यथा समय से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है समय के अनुसार। ऑप्शन बी है समय के आद। ऑप्शन सी है अचानक और ऑप्शन डी है समय से पहले। ये बाद नहीं, बाद है, समय के बाद। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है समय के अनुसार। यथा समय मतलब समय के अनुसार। यहाँ पे कौन सा समास है, विभक्त समास है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। यथा हमारी व्याख्या कह रही है कि यथा समय से तात्पर्य है समय के अनुसार तथा इसमें अविभाव समास है। मैंने अभी आपको बताया, जिस समास का पहला पद कोई अव्यय यानी कि अविकारी शब्द होता है उस समास को हम अविभाव समास कहते हैं। जैसे कि यथा समय समस्त यथा और समय के योग से बना है, इसका पूर्व पद यथा अव्यय और इसका विग्रह होगा समय के अनुसार। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है। तो बताइए लैंग्वेज के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है कि किसी बोली की कई भाषाएं हो सकती हैं। ऑप्शन बी है बोली और भाषा एक ही है। ऑप्शन सी है एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं और ऑप्शन डी है बोली और भाषा पारस्परिक रूप से बोधगम्य है। तो बताइए कौन सा हमारा सही है। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। ये भाषा के बारे में सही है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। भाषा के बारे में सही कथन है, एक भाषा के अंदर अनेक बोलियां हो सकती हैं लेकिन एक बोली के अंदर अनेक भाषा नहीं हो सकती। एक भाषा के विभिन्न बोलियां बोलने वाले परस्पर एक दूसरे को समझ लेते हैं, किंतु विभिन्न भाषाएं बोलने वाले एक दूसरे की समझ नहीं सकते, अर्थात भाषाओं की विभिन्न बोलियों में बोधगम्यता आती है। जैसे खड़ी बोली में जाता हूँ, बोलने वाला ब्रज भाषा का जान लो आसानी से समझेगा, लेकिन अंग्रेजी का आएगी नहीं समझ सकेगा। ये इनमें डिफरेंस होता है। ठीक है, 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि निपुण क्या है। तो आपको बताना है कि जो निपुण है वो क्या है। ऑप्शन ए है कि ये विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का कार्यक्रम है, मतलब जो विद्यार्थी हैं हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए शिक्षा का कार्यक्रम है ये निपुण। ऑप्शन बी कह रहा है कि विद्यालयों के बहुत छोटे बच्चों में साक्षरता, पठन और संख्या ज्ञान समुक्त करने का कार्यक्रम है। ऑप्शन सी है कि यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में पठन
और गणितीय कौशल विकसित करने का कार्यक्रम है। और ऑप्शन डी है ये विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में देशभक्ति विकसित करने का कार्यक्रम है। तो निपुण क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में साक्षरता, पठन और संख्या ज्ञान समुन्नत करने का कार्यक्रम है। ठीक है, तो ये हमारा व्याख्या कह रही है कि निपुण मिशन विद्यालय के जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनमें साक्षरता, पठन और संख्या ज्ञान को समुन्नत करने का कार्यक्रम है। नई शिक्षा नीति 2020 के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए 5 जुलाई 2021 को भारत के जो शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल हैं, 2021 प्रीवियस ईयर का है तो उसी का दे रहा है। ठीक है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। ठीक है, निपुण। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस बाहरी कौशल कहेंगे, किसे बाहरी कौशल कहेंगे? ऑप्शन ए पठन और श्रवण, ऑप्शन बी है पठन और वाचन, ऑप्शन सी है लेखन और श्रवण, ऑप्शन डी है लेखन और वाचन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पठन और श्रवण। ठीक है, पठन और श्रवण को हम बाहरी कौशल कहेंगे। पठन कौशल क्या होता है? लिखी गई सामग्री को पढ़ते हुए उसका अर्थ ग्रहण करना ही पठन कौशल कहलाता है। मतलब कोई सामग्री हम पढ़ रहे हैं और उसको ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? पठन कौशल कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि श्रवण कौशल अच्छा क्या होता है ये भी जान लो। किसी का वाचन सुनने और सुनकर अर्थ और भाव को समझने की क्रिया ही श्रवण कौशल कहलाती है। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि जबकि वाचन और लेखन अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुभाषावाद क्या है? तो बताइए जो बहुभाषावाद है वो क्या है? ऑप्शन ए है कि विद्यालय में बहुत सी भाषाओं का अध्यापन, ऑप्शन बी है कि कार्यालयीय भाषा में शिक्षार्थियों की भाषाओं का शिक्षण अधिगम, और ऑप्शन डी है विद्यालयों के रचनात्मक वर्षों में कम से कम 3 भाषाओं का शिक्षण। तो बताइए बहुभाषावाद क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यालय में शिक्षार्थियों की भाषाओं का शिक्षण अधिगम। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि बहुभाषावाद यानी कि विद्यालय में शिक्षार्थियों की जो भाषाएं होती हैं उनका शिक्षण अधिगम है। बहुभाषावाद या बहुभाषिता से तात्पर्य एक से अधिक भाषाओं के प्रयोग से है। किसी बच्चे द्वारा एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग ही बहुभाषावाद कहलाता है। 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 2 के एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे शब्द संपदा सीखने के लिए अपने घर से पशु व वाहन चलाने वाले अपने खिलौने लेकर आएं। भाषा शिक्षण शास्त्र की दृष्टि से ये खिलौने क्या हैं? ऑप्शन ए शिक्षण सामग्री, ऑप्शन बी है वास्तविक सामग्री रेलिया, ऑप्शन सी है वास्तविक वस्तुएं, ऑप्शन डी है प्रदत्त कार्य। तो कक्षा 2 का एक विद्यार्थी है, उस पर अध्यापक ने कहा है कि वे शब्द संपदा सीखने के लिए अपने घर से पशु और वाहन वाले अपने खिलौने लेकर आए। तो ये क्या कहलाती है? वास्तविक सामग्री। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 3 की एक बालिका शब्दों के प्रत्येक अक्षर की ध्वनि समझ लेती, पढ़ लेती है। क्या वे क्या करने का प्रयास कर रही है? ऑप्शन ए संकेत बनाना, ऑप्शन बी है संकेत खोलना, ऑप्शन सी है अर्थ निर्माण, ऑप्शन डी है अर्थ के लिए पठन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संकेत खोलना यानी कि डी कोडिंग। ठीक है, कक्षा 3 की एक बालिका है, वो शब्दों के प्रत्येक अक्षर की ध्वनि समझ लेती है यानी कि उसे पढ़ लेती है। तो वह क्या करने का प्रयास कर रही है? वो डिकोडिंग यानी कि संकेत खोलने का प्रयास कर रही है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 22 नंबर का कि पहली कक्षा की अध्यापिका ने कक्षा की दीवारों पर इस तरह से जगह छोड़ी हुई है कि बच्चे कांटे बना सके, चित्रकारी कर सके। बच्चों की इस गतिविधि को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए आरंभिक साक्षरता, ऑप्शन बी है हाथ ताक समन्वय, ऑप्शन सी है लेखन विकास, और ऑप्शन चित्रकारी सीखना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आरंभिक साक्षरता। ठीक, पहली कक्षा की अध्यापिका जो है वो कक्षा की दीवारों पर वो जगह छोड़ देती है और चित्रकारी कर सके, कीरम के बच्चे कीरम कांटे बना सके, नहीं चित्रकारी कर सके। तो बच्चों में वो आरंभिक साक्षरता की गतिविधि लाना चाहती है। ठीक है, हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि
कक्षा 5 के विद्यार्थियों को अपनी सार्वभौमिक परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न दिया गया, जैसे कि आप क्या पसंद करते हैं और क्या पसंद नहीं करते हैं, और उसमें निम्नलिखित पदों की पूर्ति कीजिए। ये प्रश्न किस प्रारूप के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन ए है बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑप्शन बी है लघु उत्तरीय प्रश्न, ऑप्शन सी है पाठ के बाहर के प्रश्न, ऑप्शन डी है खुले अंत वाले प्रश्न। तो आप क्या पसंद करते हैं और क्या पसंद नहीं करते हैं उसको लिखना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खुले अंत वाले प्रश्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 4 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को एक पाठ्य सामग्री देती है और वे प्रकृति पर अपना ही एक अनुच्छेद लिखती है। ये पाठ्य सामग्री किसके अंतर्गत आएगी? ऑप्शन ए है प्रामाणिक सामग्री, ऑप्शन बी है प्राकृतिक सामग्री, ऑप्शन सी है सृजित की गई सामग्री, ऑप्शन डी है पर्यावरणीय सामग्री। तो कक्षा 4 की अध्यापिका है वो अपने शिक्षार्थियों का क्या कहती है कि पाठ्य सामग्री देती है और प्रकृति पर अपना ही एक अनुच्छेद जो है वो लिखने को कहती है। तो ये सामग्री इसी से हो जाएगा कि ये सृजित की गई सामग्री के अंतर्गत आएगी। ठीक है, 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को 5 के समूह में बांटा गया और अपनी रुचित का विषय चुनने के लिए कहा गया। बच्चों ने समूह में थीम पर आंकड़ों का संग्रहण किया और रिपोर्ट लिखी। भाषा अधिगम की इस गतिविधि को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है प्रदत्त कार्य, ऑप्शन बी है समूह कार्य, ऑप्शन सी है परियोजना कार्य, ऑप्शन डी है सहपाठी कार्य। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परियोजना कार्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालयी बच्चों में भारतीय भाषाओं में समुन्नत करने वाले भारत सरकार के कार्यक्रम को नाम बताइए। ऑप्शन ए है भाषा सम्मेलन, ऑप्शन बी है एक भारत श्रेष्ठ भारत, ऑप्शन सी है आज़ादी का अमृत महोत्सव, ऑप्शन डी है भाषा संगम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाषा संगम। विद्यालयी बच्चों में भारतीय भाषाओं को सम्मानित करने वाले सरकार के कार्यक्रम का नाम भाषा संगम है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि विद्यालयी बच्चों में यानी कि विद्यालय के जो बच्चे हैं उनमें भारतीय भाषाओं को सम्मानित करने वाले भारत सरकार के कार्यक्रम का नाम क्या है? भाषा संगम है। ये भाषा संगम पहले स्कूली बच्चों को उनकी मातृभाषा के अलावा भारतीय भाषाएं सीखने के लिए बुनियादी बातचीत कौशल प्रदान करेगी। ठीक है, भारत के छात्रों को देश के अधिकतर भाषाओं से परिचित करवाने के उद्देश्य से हाल ही में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत मिशन के तहत भाषा संगम नाम का पहल शुरू किया। इसकी शुरुआत 27 नवंबर 2018 से हुई है। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस ईयर आया है इसलिए पूछा गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे सीटेट के प्रीवियस ईयर का पेपर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ ही हमने सीटेट बिहार शिक्षक भर्ती सारे प्रीवियस ईयर बना रखे हैं, ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और कम्युनिटी पोस्ट में आंसर भी दे सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पूछते हैं। इसके अतिरिक्त स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।